सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। इस दफ़ा हुकूमत की कोशिश थी कि वो ईद से पहले ही बजट पेश कर दे। 2 जून की तारीख तय पा गई थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसकी एक वजह यह भी सामने आ रही है कि बजट पर IMF के साथ पेचीदा मुज़ाकरात अब तक मुकम्मल ना हो सके। इस हवाले से वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि सैलरीड क्लास और रियल स्टेट को रिलीफ दिया जाए, मगर IMF की शराइत आड़े आ रही हैं। कुछ टैक्स मामलात पर भी इत्तफाक नहीं हो रहा। हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम में इजाफा करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, जो IMF शराइत के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा IMF ने हुकूमत को कार्बन लेवी और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे जैसी तजावीज़ दी हैं, जिन पर इत्तफाक नहीं हो रहा। लेकिन इसके साथ ही आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू की और वो ये कह रहे हैं कि इस हवाले से हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो हो चुके हैं और जो बजट मामलात हैं वो तय पा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा भी बजट की पेशकश में ताख़ीर का सबब बन रहा है, क्योंकि उनकी मौजूदगी बजट की मंजूरी के अमल के लिए ज़रूरी समझी जाती है। हुकूमत ख़ुद को IMF के दबाव से आज़ाद करार दे रही है। दिफाई बजट में इजाफा भी मुतवक्के है, तो वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी ये यकीन दिलाया है कि भाषा डैम समेत तमाम तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। रिलीफ और तरक्याती फ़ंड्स के हुकूमती दावे क्या हकीकत का रूप धार सकेंगे और बेसिकली किन मामलात पर हम एक स्टेलमेट देख रहे हैं, तो इसी हवाले से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया है तशामुल हक साहब, सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इकोनॉमी एक्सपर्ट। दोनों को हम वेलकम कहेंगे। प्रोग्राम में आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। आप क्या देख रहे हैं कि किन मामलात पर, एक तो जो बजट हम देख रहे हैं मुज़ाकरात हैं वो इनकम्प्लीट हैं, किन शराइत पर आप समझ रहे हैं कि इस वक्त रुकावटें सामने आ रही हैं, और साथ ही साथ ये जो डिले है ये आप समझते हैं कि मज़ीद बढ़ सकता है? तो आमना साहब, एक तो बात यह है कि आपने चूँकि जो लास्ट मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो साइन किया था, उसका एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। उसमें लिखा है आप इस दफ़ा बजट देंगे 2026 फाइनेंशियल ईयर का, वो होगा फ्रेमवर्क में जो IMF के साथ तय हुआ है, या फंड का जो हमारे साथ एंगेजमेंट है उसके प्रोग्राम के जो अहदाफ हैं उसके अंदर होगा। सो एक तो ये बात है। सो आपने उनके साथ ये चीज़ें तय करनी है। अब जो सबसे बड़ा हदफ है वो तो होता है FBR का जो टोटल कलेक्शन फॉर दिस ईयर एंड देन नेक्स्ट ईयर। अभी हमने 12,900 अरब इस दफ़ा रखा था, मैंने तब भी कहा था कि ये ठीक नहीं है। फिर 12,300 हो गया, मेरा ख्याल है कलेक्शन 12,000 अरब के करीब आएगी। अब जो नेक्स्ट ईयर है उसमें हमने 14,100 पर जाना है। सो ये जो सफ़र होता है ना 2,2100 का, ये मुश्किल सफ़र है और ये हमेशा मुश्किल होता है। इस दफ़ा इसलिए मुश्किल है कि अगर आप ऑटोनमस ग्रोथ जो सिस्टम से ही आ जाती है, वो अगर 1200, 1300, 1400 की आ भी जाए, जो इन्फ्लेशन और जो इकोनॉमिक ग्रोथ को मिला के कुछ कीमतें बढ़ी, सेल्स टैक्स बढ़ गया, कुछ इनकम्स बढ़ी, इनकम टैक्स बढ़ गया, बाकी टैक्सेस भी कुछ, एक इंपोर्ट बढ़ी, सो कस्टम्स ड्यूटी बढ़ गई, ये सब फिर भी 500-600 अरब के आपको टैक्स में रद्दोबदल करना। सो वो IMF बहुत सी चीज़ें कह सकता है, FEDs की तब्दीली कह सकता है, GST एग्जेम्पशन उड़ाने का कह सकता है, पेंशन जो हायर हैं 4 लाख 3 लाख के करीब पर मंथ, उस पर टैक्स का कह सकता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है उस पर FED का कह सकता है, नॉन फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म करने का कह सकता है, इसी तरह जो कैपिटल गेन्स टैक्स है प्रॉपर्टी का उस पर कह सकता है। सो कहीं इस पे आई थिंक, अब ये तो कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली कहाँ पे एग्रीमेंट होगा, पर सो यू हैव टू रियली कम अप विद दिस। दूसरा, जो मालियाती खसारा कम करना और जो प्राइमरी खसारा है, एक तो मालियाती होता है जो खर्चा और जो हुकूमत कमाती है वो, एक होता है कि जो उस खर्चे में से आप निकाल दें मार्कअप, वो एक 1.5-2% के दरमियान तय है, तो उस फ्रेमवर्क में ही पूरा बजट बनना है। तो उसमें PSDP क्या होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। सो आई थिंक ये तो है जो इस वक्त तय होके सामने आएगा। लेकिन किन चीज़ों में गुंजाइश आप समझते हैं कि निकल सकती है, जिन पे IMF कुछ शराइत पर रिलीफ दे सकता है गवर्नमेंट को? आई थिंक एक तो बड़ा क्लियर है कि मैन्युफैक्चरिंग पर जो इस वक्त 45% टैक्स है,
29% एक बेसिक टैक्स है, सुपर टैक्स प्लस वेलफेयर फंड्स अगर मैं मिला दूँ तो आई थिंक उस पर हुकूमत को कन्विंस करना चाहिए और IMF फोक्स को समझना चाहिए कि अगर 45% पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स हो तो ये कंट्री इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो सकती। दूसरा, अगर आमना खटाना पे जो टैक्स है वो 49% हो, आमना वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स हैं, वो हाईएस्ट ब्रैकेट में आती हैं, और अगर उन पे 49% टैक्स हो और अगर वो UAE में जाकर काम करती हैं या मिडल ईस्ट में करती हैं तो वो टैक्स 0% हो जाएगा। सो हम कैसे आमना को कन्विंस करेंगे वो पाकिस्तान रहे? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं इंडिविजुअल की मिसाल दे दूँ तो आप फौरन समझ जाएंगे कि इसको तो फंड को कम करना ही चाहिए। फिर एक इंसान जो कि आजकल 50,000 तो बेसिक मतलब लोग कमा लेते हैं, उससे ऊपर चला जाए तो उस पर हम टैक्स लगा देते हैं। कुव्वत खरीद बहुत टूट चुकी है। जो आज 50,000 बाय कर रहा है वो आज से 3 साल पहले नहीं बाय कर रहा था, उससे बहुत ज़्यादा बाय कर रहा था क्योंकि कुव्वत खरीद टूट चुकी है। तो इसको 50,000 की पर ईयर 6 लाख लिमिट बनती है, पर मंथ 50,000 बनती है। इसको आई थिंक चेंज करके मैं हूं तो 1 लाख रुपए कर दूं कि 1 लाख तक मुल्क में कोई टैक्स नहीं है, ऐसे कि एक रिलीफ का आंसर भी आ जाएगा लोगों पर। सो आई थिंक ये दो चीज़ों पे तो ज़रूर आना चाहिए। जिस चीज़ पे अगर आप मुझे एक मौका दें तो देखें, अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि मुल्क के लिए आप कहेंगे एक स्ट्रैटेजी पेपर लिख दें डॉक्टर साहब, तो स्ट्रैटेजी पेपर बड़ा क्लियर है। पहले एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म हुकूमत को सामने रखना चाहिए ताकि आपको 2100 अरब बढ़ाना ही ना पड़े टैक्स, नंबर 1। नंबर 2, आपको गुड फॉर ग्रोथ रिफॉर्म सामने रखना चाहिए। इसमें एक पूरा टैरिफ रिजीम का रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क है, प्लस आप जो एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, रिटेल, इनसे टैक्स नहीं ले रहे, सो मसावी टैक्स का निज़ाम है जिसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी कहते हैं। और तीसरा, आप कैसे इन्वेस्टमेंट रिजीम जो है पाकिस्तान की उसको बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक अगर इस तरह का टैक्स बनाएगा ना पाकिस्तान तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल बजट होगा। अगर इसी तरह जो ऑलरेडी टैक्स्ड हैं उनसे टैक्स लेकर और कोर्ट केसेस को सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक उतना इफेक्टिवली हम इस स्पेस को जो मिली हुई है यूज नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ एक क्वेश्चन शॉर्टली, आपको लगता है कि 10 तक आ जाएगा, बजट प्रेजेंट कर दिया जाएगा? इस वक्त मामला था क्योंकि इसको पार्लियामेंट से भी पास करवाना ज़रूरी है, इस पर ये भी एक अहम इम्तिहान होगा गवर्नमेंट का। अब ना देखिए ना, आगे दिन नहीं बनते इतने, बिकॉज सेनेट को कुछ दिन देने पड़ते हैं, उनकी सिफारिशात आती हैं, फाइनलाइज होकर सेनेट की कमेटी होती है, फिर हाउस में डिस्कस, लोअर हाउस नेशनल असेंबली में होना पड़ता है। आई थिंक 10 को बजट आ जाएगा, इससे आगे जाना एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है। और पाकिस्तान की IMF से टर्की में भी बात हुई थी, इधर भी बात हुई थी। आई थिंक दे विल कम टू अ क्लोज। अगर आप MEFP गौर से जाके लोग पढ़ें तो उसमें पाकिस्तान का जो बजट है उसके लार्जली अहदाफ जो हैं वो लिखे हुए हैं, और आई थिंक उसके इर्द गिर्द जो फाइनलाइजेशन है वो होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने अपना इस पर तज्जिया। शाम साहब की जानिब चलती हूँ। तो शाम साहब, आप बजट को लेकर एक तो गवर्नमेंट के लिए किस हद तक चैलेंजिंग सिचुएशन देख रहे हैं? एक कुछ मामला पर उन्होंने बड़े प्रोमिसेस किए थे, ख़ास तौर पे मुझ और आप जैसे क्लास, सैलरीड क्लास से, कि जी इसमें आपको रिलीफ मिलेगा आने वाले वक्त में, और एनर्जी सेक्टर को ले भी उन्होंने कुछ रिलीफ, फिर रियल इस्टेट वाला मामला भी है। लेकिन ख़बरें यही हैं कि अभी तक IMF इन चीज़ों पर कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया। तो कितना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, और साथ ही साथ बजट कब तक एक्सपेक्टेड है? जिस तरह से आगे जा रहा है तो क्या मामलात बनेंगे? देखिए, हम ना अब लग रहा है 2 की बजाय 10 को बजट पेश कर दिया जाएगा 10 जून को, और हमें जो बताया जा रहा है तलात ही है कि IMF के साथ मुज़ाकरात इनकम्प्लीट ज़रूर हैं लेकिन डेड लॉक एज सच कोई नहीं है। देखिए ना, IMF आज आपने पढ़ा होगा अखबारात में जिस तरह वो तारीफ़ पाकिस्तान की कर रहे हैं कि सदियों के बाद, बरसों के बाद पाकिस्तान का रेवेन्यू वो डबल हो गया, यानी 9.6 ट्रिलियन रुपीस से 18 ट्रिलियन रुपीस का हो गया। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, मुझे याद है 2001-2002 में मुशर्रफ साहब के ज़माने में 650 से 1100 अरब टैक्स हो गया था, हमारा रेवेन्यू हो गया था, तो ये बड़ी डेवलपमेंट की बात थी। देखिए, हम ना 2 चीज़ें, एक तो मेरा ख्याल है बहुत सारी बातें तो डॉक्टर साहब ने बता दी। मेरा जो कंसर्न है वो सिर्फ ये है कि भी क्या वजह है कि आप सैलरी क्लास की तारीफ़ भी करते हैं कि 437 अरब रुपया पहले 10 माह में इन्होंने टैक्स दिया, तो सबसे ज़्यादा है। और फिर देखें आज आके आमना मैन्युफैक्चरिंग है, कॉरपोरेट है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से भी आ जाए टैक्स, सर्विसेज सेक्टर से थोड़ा सा आ रहा है। असल बात यह है कि जिसमें मैं समझता हूँ कामयाबी नहीं हो रही, अगर मैं लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूँ नाकामी का, अभी भी आप देख लें कि होल सेलर और रिटेलर जो है 1% उनकी आमदनी का टैक्स प्रपोज किया गया,
वो उसको भी देने के लिए तैयार नहीं। अभी आप देख लें ये 70% आमना हमारी जो है ना कैश इकॉनमी गैर रजिस्टर्ड हैं लोग, 70% है। अब 30% हमारी आप समझ लें आप अपनी इकॉनमी फेयर इकॉनमी है, बाकी सारी की सारी ब्लैक इकॉनमी है। उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं हो रहा। अब जो मसले चल रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी आज कह रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर के ये 2 बड़े मसले हैं। जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, मेरा ख्याल है तीसरी भी आमना कि हमने कोई एक रिफ़ॉर्म, टैक्स रिफ़ॉर्म का निज़ाम आज तक नहीं वज़ा कर सके। नतीजतन यह है कि हमें जितना टैक्स का हमारा पोटेंशियल है, अभी देखें अब आके 11-11.5% हुआ है हमारा टैक्स टू GDP रेशो। एक ज़माने में 13% भी हो गया था। 17% कम अज़ कम हो तो तब जाके मामला ठीक होते हैं। अब सवाल यह है कि हुकूमत से जो मुज़ाकरात हुकूमत IMF ने किए हैं, बहुत से हवालों से तो आमना IMF ने किया ठीक किया है कि जो चीज़ें उन्होंने करवा दी, मतलब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उन्होंने मंजूर करवा दिया, अभी तक जनवरी से शुरू हो चुका है, एक ढेला नहीं मिला। वो मैकेनिज़्म ही नहीं तैयार हो पा रहा कि जी सूबे किस तरह देंगे, सेंटर किस तरह कलेक्ट करेगा, कौन किस तरह बीच में आएगा, तो वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। लेकिन अब एक तरफ सूरत हाल यह है कि बात माननी पड़ेगी कि हमारी ओवरऑल GDP इकॉनमी के साइज़ आमना 350 बिलियन से अब $425 बिलियन हो चुका है। पर कैपिटा इनकम हमारी $1814 हो चुकी है। ये बड़ी इंडिकेशन है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जिन सेक्टर से टैक्स लेना है हुकूमत, उनसे टैक्स लेने में कामयाब क्यों नहीं हो रही। देखिए वो धमकी देते हैं, शटर डाउन करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, हमने नहीं देना टैक्स। तो मेरा ख्याल है कोई मैकेनिज़्म इवॉल्व करना चाहिए। बार बार कहते हैं हर दफ़ा CBR FBR बैठ के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बाहर से लोगों को लेके आते हैं, एक्सपर्ट को, जी क्या तरीका किया जाए कि लोग, अभी देखें दोबारा सब कह रहे हैं कि जी जो अपना टैक्स नेट में नहीं आएगा, मकान नहीं खरीदेगा, गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, बहुत से हवालों से रिस्ट्रिक्शन है। इसके बावजूद कोई ना कोई लोफुल IMF इसके लिए इनको कुछ मैकेनिज्म तैयार करके दे सकता है कि भाई आपने किस तरह से बाकी जो सेक्टर्स हैं, एक डिस्पैरिटी जो है हम टैक्स में उसको ख़त्म किया जाए, वो मामला देखा जाए, या IMF कहेगा किसी भी तरीके से ये टारगेट हमें पूरा करके दे, चाहे सैलरी क्लास से निकालें। देखिए हम ना एक रियल इस्टेट के हवाले से एक बहुत बड़ा एक बस्ता चल रहा है। मुझे याद है पिछले 42 साल में IMF ने एग्री कर लिया था कि बहुत ज़ोर दिया उन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर ने, जब उनको पता चला कि हुकूमत को बहुत पैसा मिल रहा था, पिछले 3-3.5 सालों से रियल इस्टेट सेक्टर नीचे चला गया, तो IMF के लोगों ने एग्री कर लिया था कि इनके नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे और वो अपना नुक्ता नज़र डायरेक्टली उनको बता पाएंगे, लेकिन मुलाकात उनकी नहीं हो सकी थी। अब सवाल यही है कि भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को PTI के ज़माने में फ़ायदा हुआ था, आपने देखा एलाइड सेक्टर 38 उनको भी कामयाबी हुई थी। इसको कहते हैं टैक्स हॉलीडे, एक अरसे के लिए ऐलान किया गया था। अब इस तरह की चीज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन IMF इस बात पे आमना नहीं मार रहा है कि 49% टैक्स आप और मैं जो दे रहे हैं इसमें कमी हो। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बड़े वाज़े तौर पे कह चुके थे कि जी इस दफ़ा हम ये जो टैक्स बढ़ाया गया, ज़्यादती की गई सैलरी क्लास से, इनको वापस लेंगे। अब इत्तलात आ रही हैं कि जिसका 50,000 टैक्स है, वो जो तनख्वाह है जिसकी, उस पर शायद उनको रिलीफ मिले। तो मेरा ख्याल बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, बजाय इसके कि आप नई रिसोर्स मोबिलाइजेशन तलाश करें, रिटेलर और होलसेलर से टैक्स लें, और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो नहीं मिल रहा उसका लेने का सबब करें, और प्रोफेशनल टैक्स बेशुमार लोग हैं, हम ना देखें डॉक्टर हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ना कोई रसीद देते, ना लेना ना देना, फंसे हुए आप और मैं कि हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं, तनख्वाह आती है, कट के आती है, मजबूरी है हमारी। अल्लाह करे आने वाले वक्त में थोड़े हुकूमत को चाहिए मुश्किलात हमारी कम हो इस क्लास की, खास तौर पे। बिल्कुल ठीक है एहतशाम साहब। जी आखिरी जी अच्छा आखिरी बात हमने सिर्फ ये है कि वो पॉलिटिकल विल चाहिए हुकूमत की भी, FBR की भी और बाकी इदारों को भी, कि आज फैसला कर लें कि जो अनटैक्सड हमारे सेक्टर हैं उनसे अपने टैक्स लेने देना, तो मेरा ख्याल हमारी बहुत सारी मुश्किलात जो है ना वो दूर हो सकती है। बिल्कुल, टैक्स नेट को आप ब्रॉडन करें, इंस्टेड ऑफ के जो एक तबका दे रहा है उसी के ऊपर आप बार बार बोझ डालते रहें, उनको आप बर्डनाइज करते रहें। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपका तजिया इस मामले पर आया, आप साथ ही रहिएगा। ब्रेक के पाकिस्तान इंडिया इस वक्त क्या मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं, सिफारती महाज पर क्या इस वक्त मामलात चल रहे हैं दोनों साइड्स पर, उस पर हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया क्लैश के हवाले से। शिकस्त के बाद भारतीय आबी जारहियत पर उतर आया है, जिस पर पाकिस्तान ने UN को खबरदार किया कि भारत का सिंध-तास आबी मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का फैसला खतरनाक इकदाम, बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है, जिससे 24 करोड़ से ज़ायद अफराद की बका के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान इस हवाले से सिफारती कोशिशें कर रहा है, तो भारत से बार बार पानी बंद करने की गीदड़ भपकियाँ आ रही हैं, जिसके ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं।
इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉक्सिस को भी एक्टिव किया गया है। इसी की एक कड़ी बलूचिस्तान ज़िला खुजदार में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला है, जिसमें मजीद 2 तालिबात शहीद हो गई हैं, जिसके बाद बेगुनाह तलबा की शहादतों की तादाद अब 8 हो गई है। दूसरी जानिब पाक फ़ौज ने खैबर पख्तूनख्वा में भारत की हिमायत याफ्ता 9 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिए। इस सूरत हाल में एक और हम अहम डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो है अफ़गान तालिबान का बदला हुआ रवैया, जिन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले अनासिर के खिलाफ पहली बार कार्रवाई की है। अब भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में धकेला जाए, लेकिन ये चाल भी बेनकाब हो चुकी है। दूसरी तरफ भारतीय वफूद गैर मुल्की दौरों पर निकले हैं ताकि पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया फैलाया जा सके। पाकिस्तान यहाँ भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा इस बात का सबूत है कि ये मार्का अब सिर्फ सरहदों पर नहीं, सिफारती महाज पर भी जारी है। इसी हवाले से हम आगाज़ करते हैं। तशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन कर लिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब। सर, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। प्रॉक्सिस को इन्होंने एक्टिव किया है, मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो मेजर कंसर्न है वो वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है, जो इंडिया की जानिब से बार बार हम देख रहे हैं। मोदी सरकार वहाँ से धमकियाँ भी लगा रही है। मोदी साहब खुद भी जो इंतखाबी रैली है वहाँ पे खड़े होकर कहते हैं कि किसी सूरत पानी नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अपना मुकदमा UN में बड़े बेहतरीन अंदाज में पेश भी किया, और इस हवाले से उन्होंने वर्ल्ड कम्यूनिटी को कहा है कि अब एक्शन यानी रिस्पॉन्ड करने का वक्त आ चुका है, कि इससे पहले कि ये कैटास्ट्रॉफिक यहाँ पर सिचुएशन पैदा हो जाए। तो सर, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान का मुकदमा, और दुनिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि अब वो भी सिफारती दौरों पर निकल चुके हैं। अमेरिका का दौरा है अभी शशि थरूर का ख़ास तौर पे, तो कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हमारा बात ये है कि ये बात वहाँ जाके क्या करेंगे, दुनिया को इनको नहीं पता कि व्हाट दे हैव डन इट। दे आर द वॉर मॉन्गर्स, जिम्बोइज्म में बिलीव करते हैं, दहशतगर्दी में बिलीव करते हैं। हर एक अपने रीजन में ही चाहते हैं कि हर एक इनके कंट्रोल में आ जाए, इनके एडमिनिक डिज़ाइन हैं उसमें आ जाए, जो अब हो नहीं सकता। पाकिस्तान का स्टेचर इंडिया से बहुत आगे निकल गया। ये जो अल्लाह ने एक मौका दिया पाकिस्तान को, और उन्होंने बड़ी उस पर कामयाबी भी दी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें इंडिया पे साबित हो गया। फॉल फ्लैग ऑपरेशन का भी पता चल गया, उसके बाद ना कोई सबूत दिया इन्होंने। और अभी खुद इनके जनकर कह रहे थे कि जी हम अभी इंक्वायरी कर रहे थे। अगर इंक्वायरी कर रहे थे तो आपने कैसे पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया? तो एवरीबडी अंडरस्टैंड, इनके जो अपने क्लोज लाए थे उन्होंने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। नाउ 3 ऑप्शन है। एक तो देखिए प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन को बड़ी क्लियर टर्म बता दी और दोबारा बता दे, और इन राइटिंग बताएं जो भी करने कि जी द ऑल कॉन्सिक्वेंसेस विल रेस्ट विद इंडिया एंड द वर्ल्ड, बिकॉज हम 2,24 करोड़ लोगों के जो हैं वो हम ऐसे नहीं देख सकते उनको वो भूख से मरे या कोई प्रॉब्लम हो। हमारे लिए राइस क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूरे पंजाब के लिए, सिंध के लिए भी है। पंजाब में बासमती चावल है, सिंध में बासमती, और उसके साथ दूसरा जो है वो इरिसेक्स राइस होता है। तो उसके लिए पानी अब इज़ राइट नाइट टाइम, ये गेटिंग लेट, इसलिए इसके ऊपर बड़ा ये पानी रोक नहीं सकते। लेट मी टेल यू, ये खुद ब खुद पानी खोलेंगे जब इनका फ्लड आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी हमें पानी चाहिए, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। साथ बता दें कि अगर ये पानी रोकते, वी इन बिजनेस, वी आर गोइंग टू प्ले हेल्प विद देम। या इनके हम डैम तोड़ाएंगे जो इधर पानी जहाँ रोकने की कोशिश करेंगे, और या इनके हम इकोनॉमिक लॉस करेंगे, इनका मिलिट्री लॉस करेंगे। वी शुड बी वेरी। और ये जो FATF का प्लान कर रहे हैं हारिस साहब, ये किस हद तक कामयाब हो सकते हैं? मुंबई हमलों के बाद भी इन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई थी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करना। ये डेस्परेट पीपल, मुझे ये बताओ कि क्या FATF करेंगे? पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। हम जो अब हुंडी की पैसा आ रहा है, सारा उस फाइनेंशियल टेररिज्म हम पकड़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। इंडिया इज़ ए ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। इंडिया इज़ इसमें जो है वो फाइनेंशियल टेररिज्म भी कर रही है। ये किस मुँह से करेंगे? अगर आप वहाँ देख लें, कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, पाकिस्तान में जो टेररिज्म कर रहे हैं, खुजार में भी इन्होंने क्या किया, जाफर एक्सप्रेस में क्या किया। दे आर ब्लडी इडियट्स, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। इनके दिमाग ख़राब हो गए, ये बुखला इसलिए गए, इनके इतने इनके मुँह में जूते पड़े, सर पे जूते पड़े कि इनको चक्कर आ रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये अब पाकिस्तान का टाइम है, हमारे साइमल्टेनियसली सफारतकार को जाना चाहिए। MNA जो सेनेटर्स हैं, ये बजाय की इतना बड़ा ग्रुप भेजें, आप 3 दिन 4 का ग्रुप भेजें, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले, स्प्रेड करें जल्दी टाइम, बजाय के ये 1 महीना लगाएं। ये
अगर 4 ग्रुप चले जाएंगे तो वो वही काम 1 हफ्ते में कर लेंगे। दैट्स हाउ वी हैव टू प्लान इट। और बताएं जाके कि व्हाट इंडिया हैज़ डन इट एंड इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और पाकिस्तान की ऑप्शंस क्या हैं, ये हमें अपनी बताने की जरूरत है और इस पर बड़ा क्लियर होना चाहिए। और ये वेपनाइजेशन कहेंगे ये हम नहीं करने देंगे। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डेथ एंड लाइफ फॉर पाकिस्तान। इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो करें डैम्स को उड़ाएंगे या इंडिया के ये नरेंद्र मोदी को उड़ाएंगे, जिसको भी उड़ाना है, वी विल नॉट लीव एंड वी नो एक इंच एरिया हमारे पास इनको अंदाजा ही नहीं कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है, हमारी मिसाइल रेंज क्या है एंड व्हाट ऑल कैन डू विद इंडियंस। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर स्टेट हैं विद प्रोफेशनल और बैटल हार्डन आर्मी। हमने ये भी दुनिया को बता दिया। पहल इंडिया ने की, हमने रिस्टेंड किया। इंडियन लाइन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, हम खामोश से। ड्रोन लॉन्च किया, हम खामोश से। जब रात को मिसाइल लॉन्चिंग की है देन वी रिस्पॉन्डेड। हमने कहा अब आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि स्टार्ट आप करेंगे एंड हम करेंगे। हमने आपको 8 घंटे में घुटने टेकने मजबूर कर दिए। सो सी योर वर्थ ऑफ मिलिट्री, वर्थ ऑफ योर लीडरशिप, वर्थ ऑफ योर दिए जो कसाई टाइप दहशतगर्द है ना। मैं तो पूरी इंडियन कौम को कहता हूँ समझें ये आपको डिजास्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। इनको अभी फारिग कर दें वरना ये आपके मुल्क के लिए बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक। इत्तिशाम साहब, एक तो बड़ी अच्छी सजेशंस हारिस नवाज साहब ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान को किस तरह से अपनी एफर्ट्स बढ़ानी चाहिए ये दी। मैं चाहूँगी कि हम ये जो तालिबान वाला एक मामला हुआ है ये भी एक खुशाइंद पेशरफ्त हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट जो हुई है कि उन्होंने अपना कुछ रवैया बेहतर किया है और वहाँ पर अब जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ अब उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये चाइना के थ्रू पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के वाले जो मामला थे वो तो सुधार है। मज़ीद हमें क्या एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो पहला दौरा है वो अमेरिका का है और अमेरिका से उनको वो सपोर्ट नहीं मिली। तो किस तरह से आप देख रहे हैं? हमने देखें ये जो वाक़या हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लिमिटेड वार हुई, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे हक़ में किस तरीके से आई हैं। उसमें जिस हवाले से आप जिक्र कर रही हैं अफ़गानिस्तान का, देखें इस वक्त अफ़गानिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि जब से जंग का मामला हिंदुस्तान के साथ हुआ तो आपको पता है वो जिस तरह की कंजर्वेटिव सोसाइटी है, बहुत ही मजहबी हैं, और जब भी ऐसी बात होती है ना वो फिर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। पब्लिक की आवाज़ जो है, अभी देखें जो ख़बरें आ रही हैं अंदर से ये है कि अब बड़ा माज़त खां सा लहजा है अफ़गान तालिबान का, परेशान है। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कहा है कि भाई आप हिंदुस्तान के हाथों में ना खेलें, और दूसरा ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हमने देखा पिछले हफ्ते जिस तरीके से इसहाक़ साहब, मुत्तकी साहब और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर मिले, और आपने देखा पहला ये हुआ कि जिस तरीके से क्रैक डाउन शुरू कर दिया तालिबान के ख़िलाफ़, TTP के ख़िलाफ़ और दूसरे जो ग्रुप्स हैं इन्होंने अफ़गान तालिबान ने, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि उनको एहसास हो रहा है कि मुल्क के अंदर भी ओपिनियन ख़िलाफ़ हो रही है। और दूसरा लोग उनको टैग किस तरह कर रहे हैं कि जबकि पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट मिली। अभी देखें 4 मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अभी तुर्की की आप मिसाल ले लें, स्ट्रेटेजिक लेवल पे तल्लुकात बढ़ाने की बात हो रही है, बाकी मुमालिक में भी जा रहे हैं। तो एक तो उनको ये एक मैसेज मिल रहा है कि जी हमें पाकिस्तान को तो दुनिया ने सपोर्ट दी, कुछ ने ओपनली दी, और जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं अब जब बार बार हिंदुस्तान की हुकूमत, उनके लोग ये कह रहे हैं कि जी क्यों पाकिस्तान के साथ ट्रम्प ने इक्वेट किया हिंदुस्तान के साथ, और क्यों इन्हें जो हाइफिनेट कर दिया है, ये तो कह रहे हैं हमारे ख़िलाफ़ सारी बातें गई। तो अफ़गान बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा उनका आमना किसी हद तक मैं कहता हूँ मार्जिनलाइज हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। देखिए जितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान ने अब फैसला किया है कि हमने नहीं छोड़ना, अंदर घुस के मारेंगे, और पाकिस्तान ने अपनी नई स्ट्रेटजी बना ली है कि किस तरीके से दहशतगर्दों को मारना है, वेस्ट से दहशतगर्दों का खात्मा होगा, और इंशाल्लाह 2025 कहा जा रहा है आखिरी साल होगा कि दहशतगर्दी का खात्मा होना है। एक तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, और दूसरा अफ़गानिस्तान के लोग जो है ना, हमने जो खबरें आ रही वो ये कहती हैं कि जी अफ़गानिस्तान को लोग किसके साथ मिला रहे हैं, हिंदुस्तान और इजराइल के साथ मिला रहे हैं। तो वहाँ पे आपको पता है लोग कहते हैं कि जी क्या हम अब इजराइल के लिए तो अब मुसलमानों की नफ़रत इंतहा पे इस वक्त, जिस तरह आपने देखा 60-70 हज़ार लोगों को मार दिया गया है, छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं वहाँ पे गज़ा में। तो एक वहाँ पे एक डेवलपमेंट हुई है जो हमारे हक़ में बड़ी अच्छी हुई है। दूसरा हम ना देखें जिस तरीके से सफारती सतह पे पाकिस्तान अपना केस आगे लेके जा रहा है, ठीक है अपने शशि तरूर साहब बड़ा डेलीगेशन लेके अमेरिका पहुँच गए हैं, हमारे भी कहा जा रहा है कि 2-4 दिन में लोग निकलेंगे, बड़ी भरपूर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ब्रीफिंग दे दी है, बड़े ज़बरदस्त पॉइंट बता दिए गए हैं। आपने देखा हमारा डेलीगेशन जाएगा, बड़े अच्छे लोग हैं, नरबानी
खैर उसमें है, शहरी रहमान साहब हैं, मुसद्दिक मलिक हैं, खुर्रम हैं, और इस तरह और बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान का केस बहुत अच्छी तरह प्लीड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आमना कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी क्यों है। देखें, इस वक्त तो जो हिंदुस्तान की हालत है वो फेस सेविंग, मोदी पे इतना ज़्यादा दबाव है, वो ज़ख्मी जिसके कोई कहते हैं सांप की तरह बिलबिला रहा है, सिवाय इसके कि वो पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है। पानी बंद नहीं हो सकता। देखिए, अब ये तड़ी लगा रहा है। अभी उधर से खबरें जो आ रही हैं चाइना से, ब्रह्मपुत्रा दरिया पे वो कहते हैं हम पानी डाइवर्ट करेंगे वहाँ का, तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। अभी दुनिया को बताने के लिए हिंदुस्तान का मसला इस वक्त हुकूमत का आमना देखें, वो अब वो कहते हैं गवर्नमेंट, दुनिया ये कह रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी कि इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ फेयर कंट्री, और वो जो वेस्ट का एक रोमांस था हिंदुस्तान का बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। वो कह रहे हैं सेकुलरिज्म की जगह आपने टॉप हिंदुआना जहनीत लेके RSS की, बीजेपी की लेके चल रहे हैं, जो नफ़रत की बुनियाद पे कायम है। मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं, निकली ज़ात के हिंदुओं को भी मारा जा रहा है, तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और दूसरी बात है, आखिरी बात है कि जब आप ये जाएंगे, जाके बात भी करेंगे, तो लोग सवाल करेंगे कि जी पहलगाम के वाक़े पे आपने कोई तहकीकात की, आपने कोई एविडेंस दी, नहीं दी। आप मुज़ाकरात की बात सारी दुनिया कर रही है, आप बैठ के बात करें, क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों बार बार कर रहे हैं दहशत गर्दी? ठीक है, दहशत गर्दी पे भी बाकी चीज़ों में मेरा ख्याल है बड़े शदीद दबाव में होंगे हम ना, क्योंकि ये सूरत हाल अब तेज़ी से बदल गई है। ठीक है, अमेरिका के इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनका, लेकिन उनको सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। और मेरा ख्याल है हमारे लिए विन विन सिचुएशन है कि दुनिया अब बहुत से हवालों से हमें देख रही है, 2019 नहीं है 2025 है, कि पाकिस्तान के खिलाफ सॉफ्ट लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को हमारे लिए एक अच्छी पिन बनी है। जी हाँ, एक ब्रेक लेते हैं। हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ रहेंगे, वापस आएंगे तो बांग्लादेश के साथ भी जो भारत के मामलात हैं वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं बिगाड़ का शिकार हो रहे हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों ने भारत को आलमी तन्हाई की राह पर डाल दिया है। खबर यह कि बांग्लादेश ने भारत के साथ 5.9 बिलियन रुपए का दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। ये मुआहिदा एक जदीद समंदरी टग बोट की तामीर से मुतालिक था, जो बांग्लादेश की बहरी ज़रूरियात के लिए अहम समझी जा रही थी। बांग्लादेश का ये रद्द-ए-अमल भारत की जानिब से अपनी मसनूआत पर आयद करदा सख्त पाबंदियों के जवाब में सामने आया। भारत ने 18 मई को बांग्लादेशी मसनूआत की दरामद पर गैर मुतवक्के तौर पर कड़ी पाबंदियां लगा दी थी, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने मुआहिदा मनसूख कर दिया, जिसके ऐलान भारत की सरकारी दिफाई कंपनी ने कर दिया। सच है कि मोदी की शिद्दत पसंदी ने न सिर्फ हमसाया ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़े, बल्कि अब भारत खुद रसवाई और सिफारती तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। इसकी किस हद तक होंगी, भारत आने वाले दिनों में किस हद तक और मुश्किलात फेस कर सकता है, और बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किस हद तक हम देख रहे हैं कि ये बिगड़ सकते हैं मजीद। हारिस साहब, मैं आपका इस पे कमेंट चाहूँगी। देखें, बात यह है कि बांग्लादेश की ओरिएंटेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। हसीना वाजिद के बाद जिस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को अपना एक कॉलोनी बनाया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था, तमाम चीज़ें निकल गई हैं और अब बिल्कुल उनकी ओरिएंटेशन इज़ डिफरेंट। दे आर लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, बाकी नेबर से ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। चाइना को वो दे रहे हैं कि आके वहाँ पर एक एयर बेस बनाए, वो उसकी बात की जा रही है। साथ ही साथ आपको याद है बांग्लादेश के जनरल ने कहा था अगर पाकिस्तान की लड़ाई होती तो चाइना को चाहिए जाकर 7 सिस्टर्स के एरिया में कब्जा कर ले। तो बिल्कुल दे उनकी रोटेशन है कि दे डोंट वांट टू बी आल्सो स्ट्रांग, दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रबल। और जितनी नफरत फैलाई है बांग्लादेश में ये नरेंद्र मोदी ने, और जो जो वहाँ बातें आके किया, अगर आपको याद हो किस तरीके से वो बात करता है वो भी आपने देखा होगा। तो इसलिए मैं बात करूँ कि नाउ इज़ द टाइम। पाकिस्तान बांग्लादेश के बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, पाकिस्तान के भी डेलीगेशन जा रहे हैं, हमारी एयर फ्लाइट जानी शुरू हो गई हैं, हमारे भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी जा रही हैं। जितना इंटरेक्शन होगा हालात बेहतर होंगे। इंडिया के इस वक्त पूरे हमारे रीजन में आइसोलेट हो, किसी मुल्क से इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं। अगर आप ये देखें कि किसी एक मुल्क से भी उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं, सब ने इससे ला ताल्लुका का इज़हार कर लिया। दैट मीन्स नाउ एक नया जो हमारे रीजन में एक ब्लॉक बन रहा है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, ये जितने बाकी दूसरे ममालिक हैं, वो श्रीलंका, और ये सारों के ताल्लुकात हमारे अच्छे हो रहे हैं। ईरान के भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान में अभी आप बात करें, देखिए अफ़गानिस्तान हैज़ रियलाइज्ड वन थिंग। आप वो बात याद रखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट।
हमने प्रूव किया है दुनिया को कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। ये आप लोगों को पता चल गया, इसलिए सबके एटीट्यूड चेंज होते जाएंगे। ईरान भी हमारा हमसाया मुल्क में ताल्लुकात अच्छे हैं, अफगानिस्तान के एटीट्यूड देख लें, चाइना ने भी उनको बहुत ब्रीफ किया है, और इंडिया को अब पिस्सू पड़ गए होंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अफगानिस्तान ताल्लुकात अच्छे मीन अगर अफगानिस्तान ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो पाकिस्तान की 90% टेररिज्म इज फिनिश्ड। ना बलूचिस्तान में टेररिज्म होगा, ना यहाँ पर होगा केपीके के अंदर, फिनिश्ड। इसलिए कि जो वहाँ काबुल एम्बेसी में बैठ कर तो सारा कुछ करता है, ईरान सख्ती कर देगा तो ये BLA भी कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को अभी चाहिए कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को दोबारा ये हमारा स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन भेजे यहाँ इंडिया या अफगानिस्तान में, और ताल्लुकात अच्छे करें। पाकिस्तान से जो उनको सहूलत चाहिए हम उनको देने के लिए तैयार हैं। उनको सिर्फ एक काम है, अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट को ऑर्गेनाइज पालना करने दें, दैट्स ऑल। और इससे आप देखेंगे कि इंडिया को कितनी आइसोलेशन और होगी, शिफत उठानी पड़ेगी। दुनिया में आइसोलेट पहले ही हो चुका है। ये जो डेलीगेशन जा रही है, आई फील कि ये वी आर डिलेंगे। हमें फॉरेन भेजने चाहिए और इकट्ठे ग्रुप भेजें, 3-4 ग्रुप। जो काम पूरे डेलीगेशन 1-1.5 महीने में करना है वो हमें 1 हफ्ते में कर देना चाहिए। और वेल ब्रीफ, वेल कम्युनिकेशन स्किल वाले जो ब्रीफ करना जानते हो, बात आती बननी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आप देखें इस वक्त इंडिया के साथ वो हुआ, यही नरेंद्र मोदी, आप देखेंगे कि ये इंडिया के हिस्से तोड़ेगा। कश्मीर भी आज़ाद होगा, खालिस्तान भी बनेगा, मणिपुर के क्रिश्चियन भी निकलेंगे और 7 सिस्टर भी निकलेंगे। आप देखें इंडिया के साथ होता क्या है। इसलिए हमें सिर्फ अपने कार्ड्स खेलने हैं और दुनिया को बताना है। अब इंडिया के असल चेहरा दिखाएं दुनिया को, जो ये हमारा डेलीगेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। इत्तेशाम साहब, ये एक हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश पे भारत एक अरसे तक, जो बांग्लादेश है वो भारत के ज़ेर तसल्लुत रहा है, और अब वो हम देख रहे हैं कि वो जो खित्ते में एक हेजेमनी कायम करने की भारत की कोशिश थी वो अब दिन ब दिन टूट रही है, और बुरे तरीके से भारत इस मामले को लेकर हर्ट भी है। तो अब आने वाले दिनों में मज़ीद क्या मामला देख रहे हैं, कहाँ किस समझ जाते हुए देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो खित्ते में तन्हाई का शिकार होना है, ये भारत के लिए मज़ीद कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है? हमारा चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो। हिंदुस्तान के कोई साहब हैं, वो बोर्ड के सामने स्टिक पकड़ी, उन्होंने बताते हैं नक्शा बनाया हुआ अब इस रीजन का। वो शुरू करते हैं कि नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, कह लेंगे एक भी मुल्क बता दें कि जिनके साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक हैं। और उनका कि आहिस्ता आहिस्ता भूटान ने भी अपना इलाका बहुत सारा वापस ले लिया। नेपाल के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं क्योंकि नेपाल लैंडलॉर्ड कंट्री है, सारा कुछ बम्बई के रास्ते उनके पहुंचता है, वो भी तकलीफ़ें उठाने के लिए तैयार हैं। इस तरह आप अपना देख लें श्रीलंका, वो भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब ये लेटेस्ट बांग्लादेश का जो मामला हुआ है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है आमना। एक तो आप देखें कि आज आपने अखबारात में पढ़ा होगा, पहला इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मुकदमा कायम कर दिया है हुसैना वाजिद के दौर में जो जुल्म हुए थे। 8 अपने सरकारी एहलकार जिन्होंने 6 लोगों को मारा था। 2024 में बाय द वे 14,000 लोगों को, 1400 लोगों को मारा गया था। तो ये वहाँ पे एक तो तेज़ी के साथ एंटी इंडियन सेंटिमेंट जो बढ़ रहा है, बॉर्डर फेंसिंग पे भी इख्तलाफात हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफात हैं। और ये लेटेस्ट जो मायदा आपने देखा, आपने पोर्ट वाला कैंसिल हुआ, इतलात आमना ये आ रही हैं पाकिस्तान ने जितना जंगी तौर पे बड़ा बेहतर सबूत दिया है, ज़बरदस्त सबूत दिया है कि इनकी महारत पाकिस्तान की जितनी है किसी की भी नहीं है, वो कहा जा रहा है कि जी वहाँ बांग्लादेश को चाहिए कि जहाँ पॉलिटिकल लेवल पे, इकनॉमिक लेवल पे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मिलिट्री लेवल पे भी इसको बढ़ाना चाहिए, तो ताकि उनकी ज़रूरियात अच्छी तरह से वो पूरी कर सके। अब सवाल ये कि हम ना इतनी तेज़ी के साथ आइसोलेशन में जाने के बाद अभी देख लें एक और बड़ी तेज़ी के साथ ख़बरें आ रही हैं। लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी हिंदुस्तान बड़ा प्राइड लेता है कि जी उसके $650 बिलियन के रिजर्व्स हैं, तो साथ ये भी आ रहा है कि $2 ट्रिलियन से ज़्यादा उनका कर्जा भी तो हो चुका है। पाकिस्तान का इतना कर्जा नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, और फिर वैसे भी आप देख लें पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की ज़्यादा हिंदुस्तान से, उन्हें ये भी बड़ी तकलीफ है। देखिए ओवर द ये जामना जो तब्दीलियाँ इस रीजन में आई हैं हिंदुस्तान के लिए किसी तरह भी ठीक नहीं। अब वहाँ पे लोगों ने इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया है कि ये 12 साल का दौर, ये 11 साल चल रहा है बीजेपी हुकूमत का, जितनी इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेशन उनकी हुई है, जितना मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर। आज देख लें ख़वातीन
ख़वातीन के जलसे जुलूस वहाँ पे निकलने हैं। एक भरपूर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ख़वातीन लड़ रही हैं, मोदी को सुना रही हैं कि आप मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, हमारे साथ तो आउट ऑफ द वे जाके मुसलमान सपोर्ट करते हैं। देखिए ये वक्त आ गया, लोहा गर्म है आमना, अब हिंदुस्तान के लोग भी तकड़े हो जाएं। अदरवाइज़ तो लोग कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की किसी कम्युनिटी को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान को तो उन्होंने कहा कि जी 100 साल मुकम्मल हुए थे RSS के, तो हम पाकिस्तान तोहफ़ा देंगे हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ करके, वो तो नहीं हुआ, रसवाई और मुँह काला हुआ उनका। सारी दुनिया भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मिलिटरीली उन्हें हजीमत उठाना पड़ी। अब मुल्क के अंदर जो ओपिनियन बन रही है वो बड़ी ख़िलाफ़ है। और बांग्लादेश तो हमने देखते हैं इस हवाले से, आप देख लें कि जिस डगर पे वो चल पड़ा है, वो तो कह रहे हैं टोटली उनके हिसार से बाहर निकलेगा। यही वजह है कि आप देख लें कि वेस्ट बंगाल में जिस तरह उन बंगालियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई हैं। अभी चंद दिन पहले आप एक बंगाली को, नौजवान को गोली मार के उसकी लाश जो है ना बॉर्डर पे भेज दी उन्होंने बांग्लादेश की तरफ। तो वहाँ तो नफरत बढ़ रही है। ये तो रीजन के सारे ममालिक जो है ना, ऐसे ही। और मोहम्मद यूनुस साहब भी इस बारे में हम देख रहे हैं कि वो बड़े उन्होंने पुरअज़म होकर कहा है कि पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी, उसके बाद इलेक्शन में जाया जाएगा, ताकि जो हसीना वाजिद ग्रुप है वो दोबारा ना आ सके इन मामलों के आगे। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन पोलियो मुहिम के हवाले से बात कर लेते हैं। साल की तीसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो गया है, जिसमें 4,58,00,000 से ज़ायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में मुहिम का इफ्तिताह किया। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी। अहम बात यह कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पहली मरतबा इंसदादे पोलियो मुहिम बैक वक्त शुरू की गई है, ताकि पोलियो वायरस के सरहद पार फैलाव को मौसर तौर पर रोका जा सके। इस वक्त नाज़रीन दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया, जहां पोलियो का खात्मा नहीं हो सका। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने वालिदैन से हाथ जोड़कर अपील की है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं, क्योंकि पोलियो का कोई इलाज नहीं, सिर्फ बचाव ही वाहिद हल है। उनका कहना था कि जैसे कौम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाती है, वैसे ही पोलियो के खिलाफ भी सीसा पिलाई दीवार बने। मुस्तफ़ा कमाल ने पोलियो वर्कर्स को असल हीरो करार दिया और मुहिम के दौरान इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने जोर दिया कि पोलियो को साजिश समझने के बजाय कौमी मसला मानकर हर बच्चा कतरे पिए, ताकि पाकिस्तान भी जल्द पोलियो फ्री ममालिक में शामिल हो सके। तो हमारी भी आपसे यही अपील है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं और पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। और जो पोलियो टीम्स हैं, बराए करम आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उनके साथ ताउन ज़रूर करें। हम देखते हैं कि तशद्दुद के वाक़यात आज सामने आ जाते हैं, जो कि वो इंतहाई अफसोसनाक है। वो ड्यूटीज़ अपनी कर रहे हैं और एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं जिहाद है। ऑब्वियसली सेहत के हवाले से जो शोबा है वो सर्व कर रहा है जब आपके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए। अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे हम कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।